लड़की लड़के दोनों इस एज को संभाल नहीं पा रहे हैं। बच्चियों को माँ के सपोर्ट मिल जाता है। प्रॉब्लम तो है लड़कों में ज्यादातर। एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन भारत में टैबू बना कैसे? तो इसको पूर्ण तरीके से उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं। ये नैरो माइंडेडनेस को हटाना ही तो एजुकेशन है। या पीरियड्स और या उस रिलेटेड लेडीज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को संभालने का जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब ये नॉलेज अगर पेरेंट्स ने नहीं दिया बच्चों को तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। फोन का आजकल जो एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है बच्चों पे एक्चुअली में, तो उसकी इम्पैक्ट क्या है उनकी? वो आजकल सुलभ है, हर जगह अवेलेबल है। हर जगह अवेलेबल है। कि लड़कियों में ये जो टीनेज है या प्यूबर्टी है, उन्हें कब सिम्टम्स कैसे पता चला कि वो टीनेज में है या वो उनको प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है? वो जो एज जो पीरियड होता है उससे स्टार्ट हो गई, तो उन्हें कैसे पता चले कि मैं वो अब उस एज ग्रुप में फॉल करती हूँ मैं? अब बायोलॉजिकली फर्क तो आ ही जाता है। जैसे बॉडी का ऑर्गन डेवलपमेंट वगैरह आता है, पीरियड शुरू होता है, तब पेरेंट्स को पता चल जाता है कि भाई यार ये है। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों को माँ के सपोर्ट मिल जाता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्हें संभालना आ जाता है। प्रॉब्लम तो है लड़कों में ज्यादातर तो, लेकिन अभी ऐसा देखा जाता है कि दोनों लड़की लड़के दोनों इस एज को संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे रीजन है इसमें। तुम्हारा क्वेश्चन के आंसर उसमें नहीं आता, लेकिन आगे बढ़ो तो मैं उसमें आगे बढ़ूँ। हाँ, श्योर श्योर ठीक है ना। तो एक मेरा क्वेश्चन ऐसा था, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आप ही हैं जो समझाने वाले समझने वाले, तो गर्ल्स जो पहला पीरियड आता है, पहला पीरियड, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उनको कैसे लेना चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्या लड़कियां डर जाती है। एक्चुअली में ये डॉक्टर को पूछना चाहिए। मैं इसको बोलने के लिए रेडी नहीं हूँ एक्चुअली में। जो मुझे आता है वो बता देता हूँ। हाँ, आपका भी अनुभव होगा ना, आपका भी एक अनुभव होगा कि बच्चों से आप डील करते हो, आपके सामने चीजें आई होंगी इस तरह की, तो आपने कैसे हैंडल बहुत किया? सेंसिटिव हो गई इस तरह से। एक्चुअल में बताता हूँ, मेरा स्कूल में मैंने सिर्फ बच्चों के लिए एक बुक, टेक्स्ट बुक मैंने कहीं से डाउनलोड करवाया था। इसके बारे में उस बुक में ये जो प्यूबर्टी और रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे बताया हुआ है कि 9th 10th 11th 12th के जो एज ग्रुप के बच्चे आए वो अपना बॉडी डेवलपमेंट या हार्मोनल चेंजेस इन सबको लेके ज़्यादा पहले से तैयार नहीं थे। तो उन्हें उस माहौल में तैयार रखने के लिए, तैयार करने के लिए और उस माहौल में घुल मिल जाने के लिए प्रिपेयर करने वाला एक बुक मैंने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया है। कोऑर्डिनेटर्स को इंट्रोड्यूस किया है, टीचरों को भी इंट्रोड्यूस किया है, या बहुत जल्द ये पेरेंट्स के पास भी पहुंच जाएगा। जब ये नॉलेज अगर पेरेंट्स ने नहीं दिया बच्चों को तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट हो सकते, पूरी तरीके से खुल नहीं सकते। कोई कोई घरों में इसको पाप माना जाता है, कोई कोई घरों में ऐसा गंदगी माना जाता है। तो एक्चुअल में इट्स पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आप समझ जाते हो, चीजें आप समझ जाते हो, तो फिर दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होता है। तो इसको पूर्ण तरीके से उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं। वो एक डॉक्टर या फिर कोई महिला अगर ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस सवाल का जवाब देंगे तो अच्छा देगा। चलिए, हम अपने दर्शकों को बोलेंगे ये जो टॉपिक्स है आप अपने डॉक्टर से या कोई महिला से बात करेंगे तो आपको सही राय मिल सकती है। एग्जैक्टली। वो इसके रिलेटेड जो क्लीननेस बरतना पड़ता है या इसके रिलेटेड जो मूड स्विंग्स है उस बारे में बात करना होता है। उसके रिलेटेड जो मूड स्विंग्स में मेरा क्वेश्चन है, क्रैम्प्स आता है, ये सब बायोलॉजिकल है, ये सब कंप्लीटली नॉर्मल है। इसको एग्जैगरेट करके बच्चे सोचने लग जाते हैं, तब जाके प्रॉब्लम होता है। वैसा कुछ है नहीं, कोई इसके बारे में कहता है। मैं तो समझता हूँ शायद बातचीत नहीं होती, नॉलेज नहीं पता, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी बड़ी लगती है। Exactly. अभी मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, तुमने देखा था कि नहीं देखा पता नहीं। एक बस में एक बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसका वहाँ पीरियड्स आ जाते हैं बस के अंदर। तो एक ऐसा लड़का है जो उसका अपना जैकेट उसको
दे देता है उसका कमर में बांधने के लिए, ताकि वो दाग दिखे ना। तो मैं एक्चुअल में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर लड़कियों के लिए नहीं दे रहा था, मेरा एम था लड़कों के लिए देना। ये जो जैकेट जिसने दिया ना, जिस लड़के ने उस लड़की को दिया, उस लड़के के घर में उसका परवरिश कैसे किया होगा, उसकी माँ को हजारों टोपों की सलाह मिली कि भाई यार किस तरह से उन्होंने अपने लड़के को बड़ा किया होगा कि ऐसा माहौल में कोई भी लड़का क्या करता, सही बात, देख के हंसता, वीडियो लेता, नहीं ऐसे सब कुछ घबरा रहते कि क्या करना है, कंफ्यूज रहते, तो कुछ ना कोई करता। लेकिन ये इतना मैच्योर था कि उस लड़की का सहायता किया उसने, बहुत अच्छी तरीके से इमोशनली संभाल लिया। तो मैं तो हर माँ बाप को ये कह रहा हूँ जिनके लड़के हैं, उनको ये कह रहा हूँ कि पीरियड्स और या उस रिलेटेड लेडीज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को संभालने का जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी लड़कों की। बहुत बढ़िया बात बोली। हाँ, ये एक्चुअल में लड़कियों का समझ के तुम उनका प्रॉब्लम छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। अब पीरियड्स होता है, हमारी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी। अब मूड स्विंग्स के टाइम पे तुम उनके साथ बातें करते हो, झगड़ा करते हो, तो दैट इज नॉट एट ऑल प्रमोटेड कि आप उस टाइम पे उनका मेंटली जो स्थिति है उसके हिसाब से ही बात करना चाहिए। और इनका जो कंडीशंस को तुमको एक बार समझ जाना चाहिए, ये लड़कों का जिम्मेदारी। और क्रैम्स आना वो होता ही है, उस टाइम पे उसको थोड़ा बहुत हेल्पिंग करना, या फिर उसका जो जैसे अब वाइफ है या फिर बहन है या फिर मम्मी है, हमें अगर पता चल जाता है कि भाई यार ये इस दौर से गुजर रहे हैं, तो बेटर है कि उनको थोड़ा हेल्प करना, थोड़ा आराम करने के लिए बोले, आराम करने के लिए बोलना, ये सब तो ये लड़कों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बात है। टीनेज लड़के जो भी एपिसोड देख रहा हो या फिर इस बातों को सुन रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जवाबदार हम हैं। हमेशा औरतों को ही ये प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए छोड़ना ये सही बात नहीं। एक बात है रजनीश कि हम आज यहाँ लड़के बन के यहाँ बैठे हैं ना, मुझे बात है वो बात हो मुझे एक छोटा सा वाई क्रोमोसोम के हिसाब से तुम यहाँ पे बैठे हो। अगर वो वाई क्रोमोसोम एक्स तो है ही, तुम सब हम सब जब जन्म लेता ना मम्मी के पेट में, तो औरत बन के ही जन्म लेते। सही बात। उसके बाद एक वॉश होता है। एक बार अपने जब जन्म लेते ना तो लड़की ही थी, उसके बाद ये जो वाई क्रोमोसोम है ना वो एक बार वॉश कर लेता है। तो ये जब वॉश होता है तो ये हमारा एम्ब्रियो में भी वॉश होता है और अपना दिमाग के अंदर बनी एम्ब्रियो के अंदर, दिमाग के अंदर, हर जगह एक बार वॉश होता है। तो ये वाई क्रोमोसोम बाद में इफेक्ट करता है। वो छोटा सा वेरिएशन के हिसाब से तुम यहाँ आज लड़के बन के बैठे हो। सही बात है, वरना तुम भी लड़के होते। सही बात है। तो ये बहुत दूर है और अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझना, या फिर उससे मेल हमें इतना वो नहीं समझना कि हम पीक ऑफ द सोसाइटी पे, नहीं ऑफ द सोसाइटी, ये नहीं समझना चाहिए। हम सब इक्वल हैं। इक्वल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को तू लड़की है, तू लड़की है, इस तरह से बच्चे आपस में बात करते हैं। लड़की होना गलत बात है क्या? हम सब वो छोटा सा डिफरेंस के हिसाब से लड़के बन के बैठे। सही बात है। और उसमें हम घमंड करें जो हमने चुना भी नहीं है, वो तो संयोग की बात है। और इस दौरान मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ। अगर इतना नैरो डिफरेंस के हिसाब से अगर तुम लड़के बन के जन्म लिया है तो लड़के बनने के लिए जिम्मेदारी भी उठाना चाहिए। बात आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है एक्चुअली आपकी समाज के प्रति। आपको ज्यादा फ्रीडम है समाज में, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बड़ी है। तो स्पाइडरमैन का एक है ना डायलॉग, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। लड़कों में याद रहता है कि पावर को ऐसा नहीं समझ बैठे कि दूसरों को सप्रेस करने के लिए नहीं, दूसरों को अपलिफ्ट बराबर करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए तुम्हारे पावर आता है। हाँ, अपलिफ्ट करने के लिए होता है, सप्रेस करने के लिए नहीं होता है। जब आप अपने आप को ऐसा समझ लेते हो कि तुम सप्रेस कर पाओगे तो मर्द समाज के लिए नहीं है। सही बात। ठीक है, फिर तो जब पशु ही है, पशु बस जानवर ही है। चलिए एक बहुत बड़ा सा मुद्दा एक लेते हैं कि ये जो एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन, भारत में टैबू बना कैसे, क्यों टैबू है? हालांकि इसका आंसर जाएगा बहुत गहरा जाएगा, रिलीजियस सेक्स जाएगा, बहुत पीछे जाएगा। तो मैं तैयार हूँ बीच में डिस्कशन के लिए, पर आप मुझे बताएं कि टैबू बना कैसे? क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें ऐसा था कि एक टाइम ऐसा था, मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा था कि मिडिएवल टाइम में औरत जो थी
भारत की औरत, ये हम अपना जो देश है पूरा गर्मी वाला देश है, गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा यहाँ पर, तो अपने कपड़े भी ढकते नहीं थे वो, पूरी तरह से कपड़े ढकते नहीं थे वो, और जो साड़ी वाड़ी है वो सिर्फ साड़ी पहनते थे, कभी भी उन्होंने कभी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं की अपनी बॉडी की। तो इतने हम वहां से उस चक्र से लेकर हम इतने चक्र में फंस गए कि हम यहाँ तक आज हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ हम सेक्स की बातें भी नहीं कर सकते। तो वहां से जो समाज था वो वहां से इतना नैरो कैसे होता गया, वो बताएंगे थोड़ा। देखो एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है इवोल्यूशन के टाइम से और हमारे समाज की ओर जब आते हैं 12,000 साल पुराना बात है ये सब। इतना भी साल पुराना नहीं जाना है, मैं केरला से बिलोंग करता हूँ। 400 साल पहले तक भी ऊपर का कपड़ा पहनना अलाउड नहीं था लो कास्ट लोगों के। ओके 400 साल भी बहुत ज्यादा बोल दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ एग्जैक्ट तो डेट मुझे भी याद नहीं, पीरियड मुझे भी याद नहीं, मैं सुना था मैंने बीच में ऐसा ऐसे ही होता था। हाँ फिर जैसे कि तुम वॉच पहनने लग जाते हो या कार लेने लग जाते हो, इस तरह से वहां पे कपड़ा पहनना अपना लग्जरी होती थी। लग्जरी हुआ करता था। ओके तो हायर कास्ट के लोग अपर का भी यानी अपर बॉडी का भी कवर करने लग गए। ओके तो धीरे धीरे टोटल कवर करके चलना धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नैरो माइंडनेस नेकेडनेस के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो तो अलग बात है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, वो दोनों अलग चीजें। नैरो माइंडेडनेस जो एजुकेशन को लेके बोला जाए तो अपना जानवरों को कभी तुम पीरियड्स होते हुए नहीं देखा होगा। हाँ ये कभी नहीं देखते, जानवरों को कभी कपड़े पहने हुए नहीं देखोगे। इंसान एक अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इस तरह बनाए रखने में हमारे पास ऑर्गन्स में अपना दिमाग में बहुत कुछ चेंजेस लाया गया। तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि ये इवॉल्व हुआ है, ये नैरो माइंड हर जगह था। आज कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कहीं नहीं कि भारत की बात तुम कर रहे हो, पूरा दुनिया में हर कोई नेकेड घूम रहा है, ऐसा तो नहीं है। सही बात, हर जगह कपड़ा पहना हुआ, लेकिन मेंटालिटी टुवर्ड्स दिस एजुकेशन वो हर जगह पे अलग अलग तरीके से और रीजनल है मेरे हिसाब से। लेकिन एजुकेशन से ये पॉइंट लेके आना चाहता हूँ कि भाई जनरल व्यू होना चाहिए इस बारे में कि नैरो माइंडेडनेस को हटाना ही तो एजुकेशन है। किस बारे में नैरो माइंडनेस है? तुम्हारा एज को लेके या सेक्स को लेके या तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके या फिर तुम्हारा समाज के अंदर तुम्हारा जो रवैया है वो इस और ये सबको लेके क्या नैरो माइंडनेस है, ये हटाना ही तो है एजुकेशन। मैं एग्जैक्टली उसका आंसर में नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि वो एग्जैक्टली होगा भी नहीं। हाँ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत चीजें जुड़ी हुई इसमें, तो मेरे ख्याल से मैं एक स्पेसिफिक आंसर तुमने एक जो क्वेश्चन पूछा ना वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। वो स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि उसके अंदर तुम्हें रिलीजन घुसाना पड़ेगा, तो तुम्हें बात कर राजा महाराजाओं का जो प्रिंसिपल्स है वो करना पड़ेगा, इवोल्यूशन घुसाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रिंसिपल्स घुसाना पड़ेगा। जो जो देश में जिन जिन लोगों ने रूल किया उन सबका मेंटालिटी के ऊपर भी जाता है। तो ये मतलब मतलब ये इस संक्षिप्त में तो वो बात हो ही नहीं सकता कि तुम बोल रहे हो कि इसको आप बताओ कि नैरो माइंडनेस भारत में कैसे क्रिएट किया। तो इतना बड़ा टॉपिक है, मैं तो ऐसा मेरे अंदर ऐसा रिसोर्स भी नहीं है कि मैं ये सारे टॉपिक को कवर करते हुए इसका एक संक्षिप्त तो जो बोला है एक ऐसा आंसर दूं। लेकिन जहाँ अभी अपना सोसाइटी आके रुके हुए हैं वहां से इसको अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये नैरो माइंडनेस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रेप के बाद मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा मुद्दा तो वहां तक पहुंच जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला सवाल जो है मेरा वो है टीनेजर्स को लेकर, क्योंकि आजकल टीनेजर्स में क्या होता है, बच्चे बड़ी समस्या जो होते हैं उनमें एक समस्या बता रहा हूँ मैं, पिंपल्स, एक्ने। तो क्या ये टीनेजर्स का पार्ट है, वो जो एज ग्रुप है उसका पार्ट है, ये आम समस्या है? अगर समस्या है उसी ग्रुप की है तो ये खत्म क्यों नहीं होती है और उसका सोल्यूशन क्या है उसका? हम सब ये एज ग्रुप से निकले हुए हैं और मैंने तो बहुत सारे इन एज के ग्रुप वालों को साथ डील भी किया ऑलमोस्ट, तो उस अनुभव के हिसाब से बता रहा था। टीनेजर्स का एक नहीं है, अनेक तकलीफें हैं। पर ये लुक उनके चेहरे पे इम्पैक्ट करती है ना ये। एक तो है उस टाइम पे उन्हें बॉडी को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी रहता है।
ये बॉडी कंपैरिजन करने लगता है कि मेरा हाइट इतना ही रहेगा, कि मेरा बाल इतना ही रहेगा, मेरा दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आता है, मेरा कलर इतना क्यों है। इस तरह का सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अपने आप को फिट करने के लिए जो भी चीजें रेगुलर यानी जनरली एक्सेप्टेड चीजें हैं, वो अगर हमारे में नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम है। ये तो मैंने खाली फिजिकल अपीयरेंस की बात की है। मेंटली इससे भी घटिया प्रॉब्लम्स के साथ वो गुजर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे पार्टनर की जरूरत है और मुझे पार्टनर्स को लेके काफी सारा इमोशंस काफी बढ़ रहा है। ठीक है, बॉडी ऑर्डर वो भी बढ़ रहा है और हर चीज टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, हर चीज को लेके इमोशनल होना वो भी बढ़ रहा है। रात को नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस में होता ही है। ज्यादा प्रॉब्लम समझ लो। एक्ने तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है यार, वो इसलिए क्योंकि जब आप इवोल्यूशन से पता पहले से अगर टॉपिक को देखेंगे तो पता चल जाता है कि जैसे जैसे बच्चे टीनेजर्स में पहुंचते हैं ना, तो यानी समझ लो कि पार्टनर सिलेक्शन का टाइम आ गया, तो टीनेज के बाद ही तो पार्टनर सिलेक्शन होता था। तो एवोल्यूशन टाइम से हुआ रहा है। हाँ, तो पार्टनर सिलेक्शन के लिए हर एक का बॉडी ऑर्डर डिफरेंट होना जरूरी है, क्योंकि हम सब इवोल्व हुए एनिमल से। हम एक दूसरे को स्मेल करके ही पहचानते थे। वो उससे काफी दूर तक नहीं आया है, आज भी यूज कर रहे हैं। बता सकते हो आज हम कहाँ यूज करते हैं इसको? आज इतना इवोल्व होके बैठे हैं, ठीक है, फिर भी हमने स्मेल को कहीं ना कहीं इस चीज के लिए यूज करते हैं, पार्टनर सिलेक्शन के लिए। वो कौन सा प्रोसेस है बता सकते हो? मेरे ख्याल से तो मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो बच्चों को, अपना जो बच्चा होता है हम हमारे पास पार्टनर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता। आज भी इवोल्यूशन से जो स्मेल करने का जो तरीका है वो आज भी हम यूज करते हैं। कैसे? उसका नाम है किस करना। ओके। वो इवोल्यूशन में ऐसा था कि एक दूसरे किस कैसे करते हैं, एक दूसरे फोरहेड पे चिक अपने चिक में बताता हूँ यार, किस क्यों करते हैं, क्योंकि उससे पहले हम स्मेल करते थे, एक दूसरे का बॉडी ऑर्डर को स्मेल करते थे, पहचान लेते थे कि भाई यही आदमी है या यही औरत है। तो बॉडी ऑर्डर को प्रोड्यूस करना होता है एक। और दूसरा है ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ब्रेन एक्टिविटी से लेकर शरीर के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, जिसके हिसाब से ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये ऑयल अगर प्रोड्यूस हो रहा है और उसको प्रॉपरली वॉश आउट नहीं किया होता है तो अपना डेड सेल्स के साथ वो एक जगह जमा रहेगा और वो जगह कमजोर होगा, इन्फेक्शन कर देगा। जहां पे एरिया कमजोर होता है सेल्स में, तो वहां से पिंपल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस जंक फूड कम करे और डेली बेसिस पे फेस वॉश वगैरह यूज करें तो ये पिंपल का समस्या नहीं है। ये तो टीनेजर का कोई समस्या नहीं था एक्चुअली मेरे हिसाब से। मैं अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो ये प्रॉपर केयर करें, ट्रीटमेंट का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, टोटल केयर करे तो क्योरेबल है ये सब। ये तुमने एक ही छोटा सा मुद्दा उठाया था, टीनेजर का तो काफी सारे प्रॉब्लम्स। हाँ, वो आते हैं, डिस्कस करते हैं एक चीज पे। जैसे हमने स्टार्टिंग बात की कि जो टीवी का एक्सपोजर है, मोबाइल का एक्सपोजर है और जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसका एक्सपोजर है। जो बताया था ना कि जो अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेगा, सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे तो टीवी सीखेगा या फिर मोबाइल सीखेगा, इंटरनेट से सीखेगा। तो जो पॉर्न का आजकल जो एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है बच्चों पर एक्चुअली में, तो उसकी इम्पैक्ट क्या है उनकी मेंटल स्टेट भी चेंज होती है उसकी वजह से, और उस पर अफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों पे इमोशनली? सेक्सुअल एजुकेशन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्या? ये तो जानवर को कोई सिखाता है क्या? वो ऐसे भी कर लेते हैं। मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि हम सब सोशल एनिमल चाहिए। हमें कोई प्रॉपर ऐसा कोई तरीके की जरूरत नहीं है कि तुमको सिखाना पड़ेगी भाई तुम सेक्सुअल एजुकेशन करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो ना, होगा उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर कहीं से भी तो सीखते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल बैकग्राउंड के अलावा कहीं से ये सीखते हैं तो वो है पोर्न। ठीक है ना? सही बात है। तो वो आजकल सुलभ है, हर जगह अवेलेबल है। इंस्टा हाफ पोर्न बन चुके, पोर्न साइट बन चुके और नेटफ्लिक्स बन चुका है। तो बच्चों को इस तरह का मटेरियल और कंटेंट आराम से आज मिल जा रहा है, जिसके हिसाब से वो उसका साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। अगर फोन एडिक्ट हो गए तो बंदा सोसाइटी को उस नजरिया से नहीं देखेगा जिस तरीके से वो देखना चाहिए। जनरल एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, औरतों को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा कि फोन में ज्यादातर यही दिखाया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई करना ही दिखाया जाता है, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट।
तो वही मेंटल माइंड में वही रहेगा। इमोशन का कोई 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 जगह ही नहीं रहेगा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। इवोल्यूशन ने इंसान के अंदर एक फैकल्टी रखा रिप्रोडक्शन का। ये रिप्रोडक्शन और उससे रिलेटेड फीलिंग्स को इतना एग्जैगरेट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं पॉर्न। भाई 92 मेरे को ऐसा सुनने में आया था, 70 to 75% इन इंटरनेट इज पॉर्न मटेरियल। आप जानवरों में कभी ऐसा देखा नहीं गया होगा, देखा नहीं होगा, कोई कुत्ता पॉर्न देख रहा है, कुछ देख कोई ऐसा दूसरे का सेक्सुअल एक्ट को देखते हुए एक्साइटेड होना, ये सब चीजें तो होता ही नहीं है। ये इनबिल्ट है। और ये जो पॉर्न में दिखा रहा है वो एक इंडस्ट्री है, वो तो प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल्स है, वो इसी के लिए लगाए हुए। आप बिजी रहो, आप डिस्ट्रैक्ट रहो, इसके लिए वो तो ज्यादातर टीनेज के टाइम पे अगर इन मटेरियलिस्टिक चीजों का अगर आप एडिक्ट बन जाते हो ना, तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है कि बहुत 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 बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। समस्या है। आजकल बहुत ज्यादा बच्चे 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में बता दो, मतलब 12 साल 13 साल 14 साल ये एज के बच्चे इस तरह के मटेरियल्स देखने लग जाता है। तो अगर ये एज में ह्यूमन रिलेशंस का इतना पवित्र रिलेशनशिप्स को उसको अभी समझ जाना चाहिए, उसका जगह औरतों को मटेरियलिस्टिक तरीके से यूज करते हुए अगर देखेगा तो वो उसका आम लाइफ में स्टार्टिंग तो बहुत अर्ली से होना, जैसे आपने कहा ना कि बच्चों को छोटे से समझाना पड़ेगा उनको कि क्या सही है गलत की, जो पेरेंटिंग राइट पेरेंटिंग से ये सब चीजें आएंगी, उनको बताना पड़ेगा कि जो ये सब चीजें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं पेरेंट बनने की जरूरत है, जहाँ पे रेगुलेटेड पेरेंट होना चाहिए, इस तरह के मटेरियल उनके पास ना पहुंचे, ये सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मोबाइल आपने ही दिया होगा, या फिर कोई दोस्त का मोबाइल ले रहे हो तो फिर किसी और का मोबाइल ना लेने का सिखाने का जिम्मा तुम्हारी ही था। तो इस तरह से ट्रेनिंग से ही बच्चा सीखेंगे। अगर फोन से सीख रहा है बच्चा तो समझ लेना कि वो बिल्कुल सही आइडिया नहीं है, ये साइकोलॉजिकली बहुत खराब इम्पैक्ट कर देता है, फिर उनका शादीशुदा जीवन भी सही नहीं रहेगा, इतना एडिक्ट हो जाते बच्चे। तो टीनेज में जो रिलेशनशिप्स होती है उनमें क्या क्या ध्यान रखने की चीजें, क्या बाउंड्रीज का सेट करनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे आपने कहा था पार्ट ऑफ नेचर है एक्चुअली में, यू कांट कंट्रोल देम। अगर रिलेशनशिप होनी चाहिए, पहली बात तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। अब देखो, ज्यादातर मैं हमने स्टार्टिंग इसे किया था कि टीनेज में लव अफेयर्स और ये इस तरह की दोस्ती होना आम बात है और कॉमन है। लेकिन अगर एजुकेटेड नहीं है तो ये हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। एजुकेटेड इसलिए है कि दूसरे का कंसेंट हर बात पे वो होना जरूरी है। यानी इन द सेंस आप एक गाना सुन, हाँ या तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मैंने किसी का पॉडकास्ट में ही सुना था, एक्चुअल में वो हीरो बोलना क्या चाहता है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ये कैसे हो सकता है यार? तुम्हें दूसरे का फंक्शन से कोई मतलब नहीं, तुम ना कर तो भी मेरी है, तो भी मेरी है, हाँ कर तो भी। ये मैंने बहुत चीज देखा एक्चुअली में कि जो टीनेजर्स होते हैं, अब ये गाना टीनेजर सुनेगा हाँ तो वो अपने लाइफ में सही बात है, उसको ये ऐसे ही करने की कोशिश करेगा एक्चुअली। हाँ, तुमने ना किया तो भी तुम्हें मेरी नहीं पड़ता मेरी है तो मेरी है, इस तरह से हो जाएगा। तो कंसेंट वगैरह का तो हमने ही धजिया उड़ा के रखा है। हर किसी का एक लिमिट होता है, ज्यादातर इस केस में औरतों का। प्लीज मैं थोड़ा सा गहराई में जाना चाहता हूँ। जरूर जरूर, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये तुम जानवरों के इसलिए अंदर जाता हूँ क्योंकि उसमें से बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे पवित्र तो वही लगते हैं मुझे, ना कोई छल ना कोई कपट कुछ नहीं। मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये जो डियर देखा हूँ, डियर उसके आगे जो सिंगा बोलते उसको सिंग, 12 सिंगा, हाँ वो उनकी फैमिली का ही है वो, आगे सिंग निकले होते हैं। हाँ सिंग निकले होते हैं ना, कितना बड़ा होता है, कितना वेट होता है, वो ब्रांचेस की तरह निकला होता है, निकला होता है। एक बात बताऊं, ये जो डियर के
ये जो सींग है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ा और बहुत भारी है। हाँ ये इतना भारी है, 5-7 किलो होगा। हाँ इसको ये कैरी करके घूमना पड़ता है, बराबर है। और ये बहुत रिस्की भी है। और इसको दौड़ ये इसको अगर लायन दौड़ाएंगे ना तो ये हाँ। पहले मरेगा, हाँ, क्योंकि ये इतना बड़ा भारी को चीज को लेकर भाग नहीं पाएगा ना। भाग नहीं पाएगा, लेके दौड़ना। और ऊपर से कोई भी ब्रांचेस वगैरह में फंस के मर भी सकता है। हाँ, फिर भी ये 7-8 किलो का वजन वाला चीज लेके वो जीता है। किस लिए? उन जानवरों बहुत सिंपल मैं- हिसाब किताब मैं है। बताता हूँ किस लिए। क्योंकि उसको एक मादा को इम्प्रेस करना है, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करना है। ये अपने आप में बहुत बहुत वेट वाली चीज है। कितना एनर्जी होता है इसको कैरी करने में, कितना एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और दूसरा मोर, मोर देखा हो मोर, हाँ मोर वो देख रहे हो तुम उसको, वो कितना मेहनत लगता है ओपन करने में, ओपन करने में, क्लोज करने में, और उसको लेके दौड़ने में, दौड़ने में, नाचने में। नाचने में। ये एक्चुअल में नेचर में मेल्स के अंदर ये है कि उन्हें फीमेल को इम्प्रेस करना ही पड़ता है उसके लिए। जैसे कि तुम्हारे अंदर मसल्स क्यों आए, मेल मेल जो है उसके अंदर मसल्स क्यों है, एक दूसरे को लड़के आए मसल्स, ताकि तुम ह्यूज दिखो, मस्कुलर दिखो, ताकि अपनी- मादा इम्प्रेस हो। और जाति अपनी, अपना जो परिवार है वो आगे बढ़े, जीन्स आगे बढ़े। हाँ, नहीं, इम्प्रेस करने के लिए पूरा जानवरों का जितने भी जो एटमोस्फियर है, स्फीयर है, बायोस्फीयर में ज्यादातर मेल्स इस तरह की हाई एनर्जी कंजम्पशन के साथ साथ बहुत सारे चीजों को लेकर घूमेगा, ताकि मादा इम्प्रेस हो, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एग्स होते हैं और तुम्हारा तो अनलिमिटेड स्पर्म सेल्स है। तुम पूरा पूरा अर्थ को इम्प्रेग्नेट कर सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड एग्स के साथ आई है। वो इसलिए उसको एक सिलेक्टिव पार्टनर चाहिए, सिलेक्टिव पार्टनर चाहिए जो सब चीजें बेहतर हो। बेहतर हो। तो वो बेहतरीन तभी वो ढूंढ पाएगी जब इतना बड़ा चीजें तुम लेके घूमते हो, ये इतना अट्रैक्टिव चीजें तुम लेके, इतना बड़ा मस्कुलर ग्रुप, तुम मस्कुलरिटी तुम लेके घूमते हो, तब जाके वो इम्प्रेस हो जाती है। तो ये अपने आप में बहुत एनर्जी वाली बात है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये बायोस्फीयर में बहुत सारे जीव जंतु इतना बड़ा रिस्क लेके भी ये सब चीजें कैरी कर रहा है। क्यों? ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, अपना पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। ये इंसान में भी वही है। क्वेश्चन क्या था? इसलिए मैंने बोला गहराई में जाऊंगा। कोई बात नहीं, गहराई पे क्वेश्चन क्या था? तो ये था कि टीनेज में रिलेशनशिप बाउंड्रीज का क्या रोल होता है। हाँ, तो हाँ, क्वेश्चन ये था, ठीक है, आप सुन लो। इतना सब कुछ करते हुए हमें एक मादा को इम्प्रेस करना है, तो रिलेशनशिप जो है ना, ये हमारे खून में है, ये करना ही है। हम कुछ भी करें, तुम एक दूसरे को इस तरह से हटा नहीं सकेंगे, रिलेशनशिप को रोक नहीं सकेंगे, ये होना ही है। लेकिन कंसर्न के साथ हो, टाइम पे हो, मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसे तुम क्या कर कर रहे रहे हैं, हो? कब एज, कौन सा एज में कर रहे हैं, तुम्हारा दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो भी तो सोचना चाहिए। ये तो जानवरों का है, ये सीन कैरी करना, और ये सब जानवरों का है। तुम्हारे अंदर एक और चीज दिया हुआ है, वो है दिमाग। वो दिमाग से तुम यूज करके सोच सकते हो कि मुझे इस उम्र में ये करना है कि दूसरा कुछ करना है। सही बात है। इमोशंस और जो इवोल्यूशन है, वो तुम्हें तो उस रास्ते में ही लेके जाएगा, जानवर के पास पे। जानोगे, वो तुम्हारा नेचुरल है भाई, हाँ। वो तुम्हारा नेचुरल रास्ता है। ये तो हम हमारा दिमाग और सेंसेस यूज, विजडम यूज करके बताते हैं कि भाई मत जा, हाँ सही बात है। और भी काम है, और भी दूसरा काम है, और भी इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम। और जीव जंतुओं में सेक्स को एंजॉय करना कोई नहीं जानता, सिर्फ हम ही इंसान ही हैं जो एंजॉय करते हैं ना। तो ये बाकी सारे जीवियों के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी बात है, और हमने इतना बड़ा बना के रखा है। हमारा भी दूसरा काम है भाई। सही बात है। अब ये एज में आपका कोई हॉबी शुरू कर देना चाहिए, आपका कोई स्किल डेवलप कर देना चाहिए। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एज कैटेगरी के अंदर लास्ट वाला जो एज कैटेगरी है, यानी 15 से लेके जो 21 तक के बीच का जो एज कैटेगरी, जो अब वो टीन एज का सबसे हेवीएस्ट लेवल है वहां पे। उस टाइम पे अपना ये इस एनर्जी को कई स्किल डेवलपमेंट में वगैरह पे यूज करेंगे तो ज्यादा जीवन अच्छा जाएगा। सही बात है। अभी जिस तरह का माहौल है मार्केट में, ये सब चीज डेवलप हो रही है, जो एआई वगैरह सब आ रहा है, इसमें मुझे लगता है कि एक
एक टीनेज को उन सब चीजों से ध्यान रखा इन सब चीजों में स्किल कर पाएगा तो आगे जाके कहीं वो प्रोग्रेस कर पाएगा हर चीज में, क्योंकि ये स्किल बहुत जरूरी है। एक और बायोलॉजिकल बात है, वो ये है कि जब 25-26 पहुंचोगे ना, तो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो तुम्हारा डिसीजन लेने में जो हेल्प करता है, दिमाग का एक पार्ट है जो मैंने पढ़ा था, वो 25-26 के बाद ही फुल्ली इवॉल्व होकर डेवलप होगा। तो अगर वो डेवलप होगा ना, तो सही गलत इसको पता चल जाएगा कि भाई सही गलत मतलब मैंने बताया था, एज, टाइम, अपना स्टेटस, कंसेंट, ये सब कुछ देखते हुए वो पार्टनर सिलेक्शन करे, और उस टाइम पे ये सब चक्कर चलाए तो ठीक है। सही बात है। चक्कर वो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ, अगर टीनेज में ही अगर ये सब चीजों के पीछे पड़ जाता है तो पूरा एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम उसके पीछे वेस्ट कर रहे हो, अपना गोल्डन टाइम्स आप वहां वेस्ट कर रहे हो जहां से कुछ निकल के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। ये सब डिस्कशंस है जो मेरा माइंड में, अकॉर्डिंग टू मी, है कि मेरा माइंड में ये जो सब चीजें चल रहा है कि टीनेज को लेकर हो या उसके बाद का एज को लेकर हो, ये सब चीजों पे तो ध्यान देना ही चाहिए, वरना स्लीपलेसनेस, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें तो होना ही होना है। उसके साथ साथ में बहुत सारे चीजें हमें इन सब ये सब गंदगी के और धकेलने में और भी बढ़ावा देते हैं। तो इंटरनेट, मोबाइल, जंक फूड और खराब दोस्ती और ड्रग्स वगैरह, ये सब चीजें, और इसके अंदर आपको फोर्स करते हैं कि भाई इन सब में चले जाओ। सही बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन और है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो एज होती है, टीनेज एज होती है, इसमें हार्मोन्स का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसमें क्या नाम है, बॉडी शेमिंग का जो है सबसे जो पैजा हम देखते हैं, बॉडी शेमिंग करना जो है वो इसी एज ग्रुप में ज्यादा दिखाई देता है। इसी फीलिंग, भावना आती है कि इसकी हाइट छोटी है मुझसे, ये काला है मुझसे, ये गोरा है मुझसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीजों से क्या संभाले कैसे? कोई ना कोई गाइड चाहिए बताने के लिए कि ये जो आप जो कर रहे हो किसकी वजह से कर रहे हो, कहाँ से चीजें आ रही है, कोई इंटरनली कोई बता सके तो कोई गाइड करने वाला कोई होता नहीं है। तो ये चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो गई है। बॉडी शेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। बॉडी शेमिंग है भाई, देखो बताता हूँ मेरे को जहां तक जानकारी कि भाई हर एक आदमी डिफरेंट है। ऐसा कहा जाता है कि एक जैसे 9 लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं है। एक जैसे एक ही है, एक जैसे एक ही है, और इतना यूनिक है कि हम अपने आप को डेवलप करके जनरल स्ट्रीम में आने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में ना चाहते हुए भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जो तुम्हारा हाइट है वो तुम कभी चेंज नहीं कर सकते। सही बात। तो तुम हाइट को बढ़ा के किसी जनरल कैटेगरी जो जनरली एक्सेप्टेड स्कीम के अंदर में अपने आप को घुसा दो, ये हो नहीं सकता। स्किन कलर नहीं हो सकता। तो बॉडी शेमिंग ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को शेमफुल समझते हुए बैठना नहीं है। एक्चुअली समाज को इसका जानकारी होना चाहिए कि बॉडी शेमिंग करना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है उसमें, वो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में बताया था। इमोशनल क्वेश्चन भी मैंने बताया था। उसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन है डाइवर्सिटी क्वेश्चन। डाइवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चा बड़ा, हाँ ये बताया था शायद, ये बताया था, बच्चा बड़ा होता ही उन्हें पता चलता है कि समाज में हर कोई एक जैसा नहीं है। औरतें हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये सब चीजें अलग अलग है। ये क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का दिमाग तो हम सभी के पास है। एजुकेशन के द्वारा हमें इस क्वेश्चन को और बढ़ाना है। अलग अलग डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का माइंड हर किसी के पास होना चाहिए। तुम जैसे भी हो, गाड़ी चलाते रोड के लेफ्ट साइड से है, बराबर है, तो तुम्हें एक रूल मालूम है कि कैसे भी हो सबको एक जैसे ही चलाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि तुम हर एक का जैसे भी बॉडी स्ट्रक्चर हो, जैसे भी कोई ऊंच नीच भी होता ना, जैसे हाई कास्ट, लो कास्ट, ये सारे के सारे चीजों को हटाएंगे तो एक फिल्टर हट जाएगा दिमाग, आंखों के सामने से एक पर्दा ही हट जाएगा, एक फिल्टर हट जाएगा। जितनी बार तुम इस फिल्टर के साथ देखोगे बॉडी शेमिंग करोगे। बॉडी शेमिंग, अगर मैं तुम्हारा बॉडी शेमिंग कर रहा हूं तो गंदा तुम नहीं मैं हूं, क्योंकि मेरे आगे फिल्टर लगा हुआ है। तुम्हारा परसेप्शन में, नजरिया क्या बोलता है, दृष्टिकोण से तुम गलत, मेरा दृष्टिकोण से तुम गलत लग रहे हो,
तो मेरा दृष्टिकोण गलत है, तुम सही हो। बॉडी शेमिंग करने वाला गलत है। डाइवर्सिटी क्वेश्चन आज सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होने वाली चीज है। स्कूलों को ये ध्यान रखना ही चाहिए कि ये एक क्वेश्चन का ट्रेनिंग करवाए बच्चे।